साथियों नमस्कार। आज स्टडी पॉइंट पर मैं हनुमान किसान आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों 5 7 6 7 दिन तक हमारी राजस्थान भूगोल की जो क्लास हो रही थी वो साथियों किसी कारणवश जो कि आपको पता है उसकी वजह से साथियों बीच में हमारी क्लास रुक गई थी। हाँ सोनम जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। साथियों समय खराब नहीं करते हुए मैं कुछ बात बताता हूँ। आप बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथियों मैंने आपसे वादा किया था कि जो राजस्थान का भूगोल है उस भूगोल का मैं आप लोगों को सिलेबस करवा दूंगा साथियों 30 सितंबर तक। अब साथियों क्योंकि आपकी गलती नहीं है, ये हमारे अंदर हर स्टूडेंट के अंदर होता है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस हो। साथियों सिलेबस तो हो चुका, आप पूरे यूट्यूब पर हर क्लासें पड़ी हुई है, किसी न किसी टीचर की पूरी क्लास पड़ी हुई है। साथियों मार्केट में पूरी बुक्स आ गई, हर चीज पड़ी हुई है। बात ये होती है कि कौन सी बात कहां पर याद होगी, कौन सी बात किस तरीके से लंबे समय तक याद होगी, कौन से नोट्स बेहतर होंगे, किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि डाउट सही टाइम पे क्लियर हो जाए और कोई बात साथियों हमारे माइंड में स्थायी हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग आज से तैयार हो जाना। एक बात और साथियों मैं इसका करवा दूंगा, मैं इसका विश्वास रखिए। साथियों अभी समय खराब चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं 30 सितंबर तक करवा दूंगा। और राजस्थान भूगोल में मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपके पास जो भी किताब हो, आपका जो भी मन हो, आप वहां से मिलान करना, एक लाइन नहीं छोड़ूंगा। साथियों जो भी बारीकी से डाउट होगा वो सारा करवा दूंगा। एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए साथियों। आज से एक बात और घोषणा कर रहा हूं साथियों, हमारा 2 टेस्ट हो गए भैया, आपने 2 टेस्ट करवा दिए और साथियों तीसरा टेस्ट होगा स्थिति विस्तार का जो मैं कल अपलोड करवा दूंगा। साथियों गुजरात चला गया था उसके लिए माफी चाहूंगा। एक बात तो ये है। दूसरी साथियों जो मेरा वाला ग्रुप है ना, कौन सा भैया, यादगार ग्रुप। कौन सा ग्रुप, यादगार ग्रुप पे आज मैं क्या करूंगा, अब तक की जो पीडीएफ थी ना जिसमें आपकी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सारा तो डाटा आ जाएगा कि 11वीं की किताब में क्या दे रखा है, 9वीं किताब में क्या दे रखा है। उसके अलावा मैं साथियों उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे, वो किसी कोचिंग की बेहतरीन पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। आज मैं 3 पीडीएफ डाल दूंगा जो होगी राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जो मैं करवा चुका हूं, अब मैंने सामान्य परिचय में बहुत कुछ करवाया है, कुछ रह भी गया होगा ना तो मैं दूसरा राउंड लूंगा ना तब मैं करवा दूंगा, है ना। मैं उन क्या करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। तो सामान्य परिचय की और डिटेल से कि भैया आपने करवाया उतना याद है, एक्स्ट्रा क्या पड़े, आज मैं पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ में से मोटा मोटा डायग्राम देख लेना, आप नक्शा देख लेना, उसमें कुछ एमसीक्यू होंगे वो देख लेना। जैसे ही क्लास पूरी होगी मैं डाल दूंगा। अब साथियों एक लिखकर कमेंट करें। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमारे सिलेबस में साथियों 13 पॉइंट दे रखे हैं, 13 बिंदु है। 13 बिंदु में से 5-6 बिंदु तो ऐसे हैं, 5 से 6 टॉपिक 6 टॉपिक ऐसे हैं जो साथियों पीडीएफ से या यूं कहूं पीपीटी से आराम से 2-2 3-3 क्लास में हो जाएंगे, बाकी साथियों समझने के हैं। अब सुनो, एक लिखकर कमेंट करो। आज हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है ना उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। क्या है भैया, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। आप जुड़े रहिए, जितना करवा रहा हूं उतना करते रहिए 30 सितंबर तक। बाकी अपनी सब्जेक्ट पढ़ो और चीजें पढ़ो, टेंशन ना लो कि भैया क्लास नहीं ली क्या नहीं ली। साथियों कुछ दिनों की बात है बस। हाँ आप ये बताओ, सभी एक लिखकर कमेंट करो। और अब याद रखना असली सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है साथियों। 1% तो 100% आएगा, 1% 100% आएगा, मतलब 2 अंक पूरे होंगे, 2 अंक पूरे होंगे। अब आज सुन लेना, मैं इसको 5 क्लास में करवाऊंगा। कितनी क्लास में, 5 क्लास में करवाऊंगा, लेकिन बेहतरीन करवाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं करवाऊंगा उसके बाद में 4 पीडीएफ डालूंगा। अब आप कहोगे विश्वास नहीं होगा ना, मैं आज ही डाल दूंगा 5 और 6 पीडीएफ में आज ही डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहो, कोई शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू करता हूं जी।
साथियों बात करते हैं सबसे पहले एक नोट की। क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ नोट की बात करता हूं, जिससे जो साथी आएंगे ना तो वो आगे पीछे नहीं हो। साथियों याद रखना, कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया 56 का मैदान, बार बार एक शब्द आएगा कि 56 का मैदान, 56 का मैदान। भैया हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वास्तव में 56 का मैदान है क्या? साथियों ध्यान रखना, बांसवाड़ा में आपसे मिलना रह गया, इच्छा बहुत थी लेकिन काम की वजह से आ नहीं पाया। राजा जी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप दिल में हो इतना काफी है। ग्रुप ज्वाइन का बताएं सर। सुनो 56 का मैदान की बात साथियों ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं हल्का सा ये ध्यान रखना कि 56 का मैदान क्या होता है। साथियों बीपी से याद रखना, हम जब राजस्थान पढ़ रहे थे, राजस्थान का नक्शा याद कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि भैया यहाँ पर बांसवाड़ा जिला था, इसके ऊपर प्रतापगढ़ जिला था। साथियों 56 का मैदान किसे बोलेंगे? 56 का मैदान साथियों 56 गांवों के समूह को बोलते हैं। किसके? 56 गांवों का समूह जो होगा उसको ही 56 का मैदान बोलेंगे। लेकिन ये 56 गांव कहाँ के? साथियों 56 गांव बोलो, नदी नाले बोलो, उसके आसपास का कोई क्षेत्र होगा उसको 56 का मैदान बोला गया। आप इस तरीके से याद रखना कि भैया एक तो बी से याद रखना बांसवाड़ा, और भैया एक पी से याद रखना प्रतापगढ़। की बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में साथियों जो माही नदी है, अब भैया हमें कैसा पता कि माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में से बहती है या फिर नीचे से बहती है? बिल्कुल जी आपको नहीं पता, लेकिन जब नदी पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। मैं चाहता तो इस माही नदी को कर्क रेखा में भी तो करवा सकता था, मैंने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जगह इस माही नदी के लिए सबसे बेस्ट जगह है कि जहां पर मैं इसका जिक्र करूं। ये चाहता है कि आप यहां पर इसकी बात कीजिए। साथियों माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास, कहां पर? माही नदी के आसपास के 56 गांव, नदी नालों, उनको मिलाकर जो समूह है ना वो क्या कहलाता है? भैया 56 का मैदान कहलाता है। आज सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, आपकी राजस्थान अध्ययन में भी इतना ही दे रखा है कि भैया कोई पूछेगा कैसे, जैसे भैया हमें पूछेगा ना राठी क्या होता है, थली क्या होता है, ये सब हमें आता है, हमने वहीं पर छोड़ा था। इसलिए आज सिर्फ इतना याद रखना कि 56 का मैदान क्या होता है कि भैया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो माही नदी है ना उसके आसपास के 56 गांव, नदी नालों को मिलाकर जो समूह है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। मैं चाहूंगा 56 लिखकर कमेंट करे एक बार, इंपोर्टेंट है, इतनी सरल बात है। लेकिन साथियों मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। मेरे को उन साथियों को जीके याद करवानी है जिनको जीके नहीं आती। आज का मीटर देखना, आप सोचना भौतिक प्रदेश इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कितना ढंग से एक एक बात आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर पाओगे। हाँ साथियों ऐसे कहते हैं हमारे M4 तो मोदी जी हो गए। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंची सीना है मेरा। कितना है? 56 इंची सीना है। और आप देखते हो क्यों है? क्योंकि साथियों मोदी जी की बीपी कभी भी डाउन नहीं होती, उनमें जोश ऐसे कैसे ही है। तो इसे याद रख लेना कि भैया क्या? भैया 56 का मैदान, क्या? 56 का मैदान। और भैया M4 क्या? M4 भैया माही नदी। क्या? माही नदी। मतलब 56 का मैदान माही नदी के आसपास के 56 गांवों, नदी नालों को मिलाकर जो समूह है उसको बोलते हैं। और भैया बीपी का मतलब बी से याद रखना जी बांसवाड़ा। क्या याद रखोगे? बी से बांसवाड़ा। और भैया पी से क्या याद रखेंगे? प्रतापगढ़। बताओ ये वो उनके लिए हो गई जो भूल जाए। इतनी सी बात याद रख लेना, मोदी जी से याद रख लेना जी 56 का मैदान। मैं चाहूंगा कि 56 का मैदान आप लोगों को ढंग से याद हो गया होगा। और तरीका है ही नहीं साथियों, और तरीका है ही नहीं। एक बात क्या साथियों, माही नदी आ गई ना, अब तक हम नहीं जानते, लेकिन साथियों माही नदी को याद रखना कि भैया माही नदी तो हम नहीं जानते, लेकिन आप बता रहे हो कि ये बीपी के आसपास के गांव में 56 गांव है ना, वहां पर हम ये पढ़ रहे हैं। तो माही नदी में केवल एक लेन लिख लेना कि कर्क रेखा। आपने ढंग से पढ़ा था कि भैया नीचे कर्क रेखा 2 जिले से होकर गुजरती थी जब हम बात कर रहे थे। हाँ तो ध्यान रख लेना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? 2 बार काटने वाली नदी।
अब आपसे पूछे ना कि बताओ माही नदी, आप बोल देना नहीं पता, हम तो जानते ही नहीं है। हाँ, इतना जानते हैं कि ये जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और कर्क रेखा ढंग से जानते हैं, कर्क रेखा पूरी पढ़ ली, कौन कौन से जिले में से गुजरती है, इस कर्क रेखा पर कौन सा गांव स्थित है, सारी बातें कर चुके हैं। आज हमें नई बात पता पड़ी है कि वो जो कर्क रेखा हमने पढ़ी थी ना, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर थी, उस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कोई नदी है ना, तो कौन सी नदी है? माही नदी है। बाकी भैया माही नदी क्या होती है नहीं पता, जब नदी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एक नोट की बात तो भैया ये हो गई 56 का मैदान। दूसरा देखिए साथियों, ऊपर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल प्रियंका जी 2 बार काटती है। आराम से बैठे रहो, एक एक चीज पढ़ो साथियों, 40 मिनट में कितनी बातें पता पड़ेगी। अब सुनो साथियों, एक बात आती है ऊपर माल का पठार। बार बार सुनोगे कि ऊपर माल का पठार क्या होता है, ऊपर माल का पठार क्या होता है। थोड़ी सी बात याद रखना, क्या भैया ऊपर माल का पठार क्या होता है। एक तो देखो बिजोलिया, हम जब किसान आंदोलन पढ़ रहे थे ना, तभी भी पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। देखो भैया बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। भैया बिजोलिया से लेकर एक जगह आती है भैंसरोडगढ़। कौन सी? भैंसरोडगढ़। जब चित्तौड़गढ़ के 2 हिस्से किए थे ना, और 2 हिस्सों की बात आ रही थी, तब हमने बात किया था कि भैया टोडगढ़ आएगा कि भैंसरोडगढ़ आएगा। तो याद रखना, तो भैया भैंसरोडगढ़ कहाँ पर पड़ गया? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ गया? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में पड़ गया। और भैया ये बिजोलिया कहाँ पड़ गया? भैया बिजोलिया पड़ गया भीलवाड़ा में। आज इतना पता है, ऊपर माल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक जो ऊपर उठा हुआ पठार है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर माल का पठार। साथियों, ये यदि धरातल समतल है, इसको तो बोलते हैं पठार, और जो इस तरीके से होता है इसको बोलते हैं पर्वत। अभी साथियों टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी यादगार नोट चल रहा है कि नोट की 6 बातें पढ़ते हैं, फिर भौतिक प्रदेश पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट की क्लास में ये सब हमने छोड़ा था, राठी राठ भौतिक प्रदेशों के नाम पढ़ रहे थे। ऊपर माल का पठार समझ में आया जब कभी भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर। बिल्कुल पूजा जी, राजस्थान का वेल्लोर, इसको मैं अलग से करवाऊंगा ना नामकरण को। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का ऊपर उठा हुआ पठार ही क्या होता है? ऊपर माल का पठार होता है। 2 बातें पता पड़ गई भैया। 56 का मैदान कोई बोलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे वो क्या कहना चाहता है। ऊपर माल का पठार बोलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। और भैया और क्या बात याद रखनी है साथियों? एक बात याद रखनी है, देश हरो। मैं चाहूंगा कि आप लोग राज लिखकर कमेंट करें। क्या? राज लिखकर कमेंट करें। इसको ट्रिक मानो या साथियों बिंब मानो, और इसको क्या लगा दे भैया? इंपोर्टेंट लगा देते हैं। हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? देश हरो किसको बोलेंगे? क्या सर? देश हरो। साथियों ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बात करता हूं। हाँ, अरे नहीं जाऊंगा राधेश्याम जी, आज थोड़ी सी घटना, आज एक नहीं मैंने 2 इंसान खोए हैं साथियों, इसलिए मैं कल दिन में वहां जाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। अगर क्लास गलती से मिस हुई तो साथियों कल की मिस हो सकती है, इससे मैं लास्ट में बात करूंगा, अभी क्लास लेने दो। साथियों ध्यान रखना, देशहरों की बात कर रहा था। किसकी? देशहरों की। एक बार क्यों ना इस शब्द को पढ़ा जाए। देखो हमारे पास समय है कि भैया देश हरा, ये कहना चाहता है कि आपका देश को आप सुंदर कैसे बनाओगे, देश हरा हरा कैसे रहेगा। थोड़ा पढ़ना इस शब्द को, नहीं पता भौगोलिक साथियों इसके बारे में, भूगोल इसके बारे में क्या कहता है नहीं पता। हम तो ये बात करते हैं, देश हरों को पढ़ते हैं तो एक फील आती है कि मेरा देश महान कब होगा? जब देश में हरियाली होगी। साथियों देश को हरा करने का राज याद रखना, राज से याद रखना साथियों, रापुर याद रखना। क्या भैया? एक तो रागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? रागा पहाड़ी। और जैसे याद रखना भैया एक जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी। साथियों इन दोनों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? देशहरो बोलते हैं। राग और जरगा के मध्य हरा भाग क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। आप तो ये याद रख लेना कि बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। कि हमारा देश महान कब होगा? अरे देश हरा हरा कब होगा? इसका राज बता रहा हूँ। रायपुर रागा पहाड़ी और जयपुर जरगा पहाड़ी, उसके बीच के भाग को ही तो क्या बोलते हैं? देशहरो बोलते हैं। बिल्कुल, गुड इवनिंग जी, राम राम जी को सरपंच साहब, राम राम।
रागा व जरगा के मध्य। बिल्कुल मोनू जी, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप क्लास में पढ़ते हो, कमेंट करते हो ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, नोट्स को अपडेट करते रहो। अभी तो नोट ही चल रहा है, देखो अभी हमारी क्लास शुरू हुई नहीं। देश और समझ में आ गया होगा कि भैया राज से याद किया क्या, रापुर रागा पहाड़ी जयपुर जरगा पहाड़ी के बीच का भाग ही क्या कहलाता है भैया, देशरो कहलाता है। अभी तो क्लास शुरू हुई नहीं जी, अभी तो क्या चल रहा है, हमारा नोट ही चल रहा है। साथियों एक मैं चाहूंगा, एनसीईआरटी में दे रखा है नाली क्षेत्र, याद रखिए क्योंकि ये पहले करवा चुका हूं। साथियों गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नाली क्षेत्र बोलते हैं। योद्धे प्रदेश सब कुछ करवा चुका हूं, एक बात रह गई थी कि उसी को क्या बोलते हैं, नाली क्षेत्र बोलते हैं। बताओ किसको, गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। बिल्कुल सीमा जी, वेरी गुड, शाबाश। बताओ साथियों एक बात मैं चाहूंगा 5 लिखकर कमेंट करें, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भैया सीवी कीवी क्षेत्र क्या होता है। आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र को सीवी कीवी का क्षेत्र बोलते हैं। 6 पॉइंट है, आज के यादगार बिंदु 6 हैं, 4 हो गए, 2 और बाकी है, फिर टॉपिक पर अटैक करते हैं, ठीक है। सर काफी दिनों बाद क्लास, दीपा देवी जी गुजरात चला गया था कुछ कारणवश साथियों। हाँ ध्यान रखना, सीवी कीवी क्षेत्र क्या होता है साथियों। सीवी कीवी क्षेत्र क्या है, ये सीवी नाम की जनजाति पाई जाती थी। कहां पर साथियों, मेवाड़ का नाम सुनते हो, मेवाड़ में साथियों उदयपुर है ना, उदयपुर का जो भूभाग है, उस उदयपुर के भूभाग को क्या बोलते हैं भैया, सीवी कीवी क्षेत्र बोलते हैं। मैं चाहूंगा आप उदयपुर लिखकर कमेंट करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से उदयपुर लिखे ताकि कीवर्ड आपको पता हो। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी नोट चल रहा है, या यूं कहें जो लेट से आते हैं उन भाई बहनों का इंतजार चल रहा है। साथियों सीवी कीवी क्षेत्र, उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है, भूभाग है, उसको क्या बोलते हैं, सीवी कीवी क्षेत्र बोलते हैं। और साथियों आज का लास्ट नोट बता दीजिए, इंपोर्टेंट भी है, आज की क्लास में ये काम भी आएगा, इसलिए क्यों ना इसको यही पढ़ लिया जावे। और रीट 2021 में प्रश्न आया था जी, L1 में भी आया था, L2 में भी आया था। और क्या है, क्या प्रश्न है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करें, फिर मैं टॉपिक के ऊपर आता हूं। साथियों अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 6 पॉइंट आज के नोट के बिंदु थे। रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बाईस अप्रैल, क्या बता रहे हो, कोई 22 मई बता रहा है, जीत जाएंगे जी। ये गलतियां माफ करने योग्य नहीं है, आप यहाँ पर अब नेगेटिव मार्किंग है। कोई 22 जून बता रहा है, अब साथियों आप बताओ, प्रश्न आया हुआ भी है, कोई मई बता रहा है, अप्रैल और जून तीनों आप लोगों ने बताया है। बिल्कुल जो मई बता रहा है ना, अरे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है मैं बताता हूं, तो मैं से याद रखना, कब, मई में। कब, मई में। कितनी मई को साथियों, 22 मई को मनाया जाता है, इतना सा याद रखना। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अब साथियों शुरू होती है आज की क्लास, हमारा बेहतरीन टॉपिक। अजी मैं बात करता हूं उस टॉपिक की जो हमारे सिलेबस में जुड़ा है कि साथियों राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश बोलो या स्वरूप बोलो, एक ही बात है। ये टॉपिक स्टार्ट होता है, इस टॉपिक में याद रख लेना 100% एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। साथियों भौतिक प्रदेश क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले गलती से गलत लिखा गया था गुरुजी, कोई बात नहीं, सुनना, अब एक एक पॉइंट को सुनना, अब मनन करना, नोट से मिलान करके अपडेट करना। साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश की मैं बात करता हूं कि भैया भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भैया वर्गीकरण की, कि आप पहले ये बताओ कि भौतिक प्रदेश पढ़ना होगा तो इसका वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। और वर्गीकरण में सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, एज इट इज पूछा गया है कि भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम किसने बांटा। साथियों ध्यान रखना कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश को बांटने वाला आदमी था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। अब मैं रुकूंगा, क्यों रुकूंगा साथियों, मिश्रा लिखकर कमेंट करे,
साथियों एम लिखकर मिश्रा लिखकर कमेंट करे, इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया प्रश्न है साथियों, नोट्स में भी नहीं है ये। साथियों ध्यान रखना कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम बांटने वाला कौन था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। साथियों इसकी एक किताब थी, क्या? इसकी एक किताब थी। किताब का क्या नाम था भैया? इसकी एक बुक थी, उस बुक का नाम इजी था जी, बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या था? राजस्थान का भूगोल नामक की किताब में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा। और बांटा भैया कितने भागों में बांटा? जब पूछे ना कितने भागों में बांटा तो ध्यान रखना प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में भैया? 7 भागों में बांटा। अरे कितने भागों में? 7 भागों में बांटा प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। सबसे पहले जैसे ही भौतिक प्रदेश दिमाग में आवे ना तो याद रखना कि भौतिक प्रदेश को मिश्रा जी ने राजस्थान के भूगोल किताब में ऐसे बोला कि 7 भागों में बांटा। इतना ही काम का है, केवल इतना ही काम का है। लेकिन फिर भी साथियों मैं चाहूंगा 7 नाम पता हो ना तो एक बार देख लो। 7 नामों को इसलिए देख लो, कोई काम का नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लो, कभी साथियों ऑप्शन में आ जावे तो। साथियों पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, देखो एक तो शुष्क एक अर्ध शुष्क, ये दोनों नाम हमें वैसे भी याद हो जाएंगे। कैसे होंगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक नहरी प्रदेश, एक अरावली, अरावली वैसे भी पढ़ने वाले हैं, क्यों काम का नहीं है। एक नहरी प्रदेश, एक अरावली प्रदेश। एक साथियों पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, एक दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। 2 क्या हो गए भैया? 2 कृषि प्रदेश हो गए, है ना। और एक चंबल बीएड प्रदेश। कुछ काम का नहीं है, इतना याद रखना प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल में कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। हाँ एक बात याद रखना भैया, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो साथियों, दूसरी आपको पूछेगा कि जलवायु के आधार पर, भैया जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को किसने बांटा? जलवायु के आधार पर, आधार जलवायु क्या था भैया? जलवायु का आधार था कि भौतिक प्रदेशों को जलवायु के आधार पर किसने बांटा? या साइंस टीचिंग मेथड। अरे राजेंद्र भाई अभी क्या करेगा? मेरी किताब आती, पूरा मैटर तैयार पड़ा है, 10 पेज के नोट्स नहीं है, आराम से कर लेना। अभी जीके पढ़ लो, फेल हो जाओगे। मैं तरीके से बोल रहा हूँ, जीके याद नहीं कर पाए, अरे दुनिया भर की किताबें मिल जाएगी, दुनिया भर के नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोई टीचर भी पसंद आ जाएगा, कोई किताब भी पसंद आ जाएगी, किसी के टेस्ट सीरीज भी पसंद आ जाएंगे। अरे 50 नहीं, 60 नहीं, 70 कितने भी कोर्स ले लो, कोई फ्री में भी दे रहा है, कोई पैसे में भी दे रहा है, कोई मतलब नहीं होगा। लास्ट में भी भटकते रहोगे जिसे आज भटक रहे हो। जो शुरू से पढ़ रहा है 10 पेज भी याद है ना तो कॉन्फिडेंस है कम से कम 3-4% सही कर दोगे। साथियों सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे ना पता भी नहीं पड़ेगा। ये जो आप समय दे रहे हो ना मजे के लिए नहीं दे रहे, समय इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कहां पर समय दे रहे हो इंपॉर्टेंट है। ये यूट्यूब की दुनिया कि वो सर बढ़िया है, ये सर बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं होता। याद हो रहा है तो मेरे पास पढ़ो, मत पढ़ो। साथियों मैं भी मैथ साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं भी रीट की तैयारी कर रहा हूँ, समय खराब मत करो, सही बता रहा हूँ। ढंग से पढ़ना हो तो ही पढ़ो। ढंग का मतलब ये नोट दे दो, ग्रुप में जोड़ दो, मैंने सब कुछ बता रखा है। आपको पता नहीं है कौन सा ग्रुप क्या है, सब पता है। और आप नए हो ना तो आप भटकते रहोगे, सच बता रहा हूँ, नए हो ना तो भटकते रहोगे। मैं ये बोल रहा हूँ सितंबर तक छोड़ दो। अरे ये टीचिंग मेथड है, ये योजनाएं, ये फलाना सब छोड़ दो। सितंबर तक केवल जीके याद करो। अगर भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति याद हो गई ना तो भगवान भी सिलेक्शन नहीं रोकेगा। सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पता है, क्या पढ़ रहे हो? 1-2 घंटे सब्जेक्ट पढ़ लो और जितना जीके ये चीजें बाद में याद करोगे। टीचिंग मेथड पढ़े हुए हैं, मनोविज्ञान पढ़ी हुई है। अरे करंट आज योजना याद कर लोगे तो क्या कर लोगे? 20-20 योजनाएं, 100 योजना होगी, 150 योजना होगी। मैं 4 पेज लेकर 10 दिन में याद करवा दूंगा। ये दिसंबर में याद करने के टॉपिक है कि योजना कैसे याद करें, टीचिंग मेथड कैसे याद करें। आज पढ़कर अपने आप को होशियार मत समझो ऐसे कि मेरे को टीचिंग मेथड याद हो गया। अपने आप को सिलेबस से पीछे मत हटाओ। हो सकता है कि भूगोल पढ़ रहे हो तो पूरे सिलेबस में आपको लगे कि मैं तो यही हूं, इतना सिलेबस बाकी है। लेकिन ये जो बाकी है ना, ये 2 महीने लाइब्रेरी में चले गए ना फोन बंद करके, उसमें हो जाएगा। गणित में क्या पढ़ोगे, विज्ञान में क्या पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया काम हो गया। लेकिन ये भूगोल अगर देश और पूछ लिया और पूरी दुनिया भर की किताबें पढ़ ली और जिंदगी में देश और नहीं पढ़ा ना तो कोई काम नहीं होगा। ये बाद में याद नहीं हो सकती। मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं, मेरे को तो याद है।
आपको ये चीज गलतफहमी निकाल देता हूँ। राजस्थान का आधुनिक इतिहास में अभी 3 घंटे में पूरा रिवीजन करा सकता हूँ। राजस्थान का प्राचीन इतिहास में 2 घंटे में रिवीजन करा सकता हूँ। राजा महाराजा मोटे मोटे याद है, बाकी मैंने छोड़ रखे हैं। कला संस्कृति में 4-5 घंटे में आधी से ज्यादा याद रिवीजन करा सकता हूँ। भूगोल आपके सामने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ साथियों, क्यों? साथ साथ लेके चलूं आप लोगों के लिए। अभी जो पीडीएफ डालूंगा मिलान करना, सीक्वेंस से आ रहे हो, साथ में टेस्ट देते रहो, भटको मत हो। जीके पढ़ लो 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक कितनी जीके हो गई ना, फिर टेस्ट दे लेना। और जो कोचिंग का भूत है ना वो ले लेना। एक अगर 30 सितंबर के बाद में 1 अक्टूबर को ले लेना। कोई आप खुद देखो, आपने 13-14 हजार आपका कोई फ्रेंड ने दिया होगा तो इन टॉपिकों को खोल के देखो, एक बार खोल के देखो, देखा आपको कितना स्थिति विस्तार याद हुआ। मैंने एक भी नक्शा यूज नहीं कर रहा साथियों, केवल और केवल बेसिक से इतना समझा रहा हूं कि याद हो जाए। मेरे को पता है कि आप कोर्स लोगे, आप पढ़ो। मैं खुद ये नहीं कह रहा आप बढ़िया टीचर के पास पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो। याद नहीं हुआ ना कुछ नहीं होगा। ये वैकेंसी चली गई ना, जिंदगी चली गई। एक माँ जो होती है ना, छोटे से बच्चे को देखा है कभी? छोटा सा बच्चा जब रोता है ना, जब उसको भूख लगती है, आंख बंद करके रोता है, क्योंकि वो ममता में नहीं बहे किसी पर। ऐसा नहीं कि सर मेहनत करते हैं तो सर का वीडियो देख ले। आपको ऐसे दया भाव से वीडियो नहीं देखना कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। नहीं है, आपका फायदा नहीं है तो मत पढ़ो। ये दुनिया बिना फायदा बिना मतलब ही मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो। वो बच्चा देखो छोटा सा होता है, दुनिया की समझ नहीं होती। आंख बंद करके, दोनों मुट्ठी बंद करके, फिर जितना दम होता है ना उस दम के साथ रोता है, ताकि जब माँ दिखे ना तो माँ हो, उसके पिताजी हो, कोई परिचित हो, कोई अपना हो, उसको देखते ये समझ जाए कि इस बेटे को भूख लगी हुई है, इसको पहले दूध पिलाया जाए, इसको पहले कुछ खाने का दिया जाए। उस बच्चे को पता है कि माँ दूध तो पिलाएगी, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में रहता है कहीं ऐसा नहीं हो कि माँ पहले मेरे को पिलाने से पहले खुद खाने बैठ जाए। और जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी भूख है, वो साथियों वो माँ भी, वो बच्चा अपनी माँ पर भी ट्रस्ट नहीं करता, लक्ष्य पर ट्रस्ट करता है, अपनी भूख पर ट्रस्ट करता है। आंखें क्यों बंद करता है? आंखें इसलिए बंद करता है कि अपनेपन में, किसी के प्यार में, इमोशन में वो बह नहीं जाए। आपको किसी पर नहीं कि वो सर किसी पर विश्वास नहीं करना। ये रीड चली गई ना साथियों। जो मेरा आज एक मित्र खत्म हुआ है, वो दुनिया छोड़ के चला गया ना, वो मेरे साथ पढ़ाने के लिए हम दोनों रणनीति बना रहे थे। हम चाह रहे थे कि साथ साथ पढ़ाएंगे, साथ साथ कुछ करेंगे। साथियों बहुत कुछ करने का प्लान था। हम बैठते थे ना तो सपने देखते थे, सपनों की बातें करते थे। पता है, क्योंकि उसका एक चीज थी कि मैं रीट के बाद में करूंगा। हर चीज में वो रीट लेके आता था कि रीट के बाद में करूंगा। दे ले रीट, रीट रह गई साथियों, चला गया। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो ना साथियों, जहां याद करो मैटर को, एक किताब ले लो, एक दिन में एक ही पेज पढ़ो, शांति से उसको अपना बनाकर पढ़ो। कोई अपना नहीं है किताबों के अलावा, सिलेबस के अलावा। मोनू मुनिया जी, मैं चाहे क्लास छोड़ छोड़ के करवाऊं, मैं पूरा करवा दूंगा। ट्रस्ट रखो। हर इंसान के जीवन में एक दौर आता है। हो सकता है कि अभी मेरे जीवन का दौर सबसे गलत हो, मैं फिर भी खड़ा तो हूँ, फिर भी मेहनत तो कर रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान नहीं बता सकता, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको केवल याद करना है, जरूरी नहीं है कि साथियों पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। टाइम निकल गया। हर इंसान का बुरा दौर होता है, और शायद हो सकता है मेरा बुरा दौर हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी स्टडी से मतलब रखना है जी। साथियों जलवायु के आधार पर बांटने वाला कौन था? याद रखना, ए.के. सेन। कौन था? ए.के. सेन। ये नाम कभी एग्जाम में तो नहीं पूछा, कभी पूछ ले। 2 नाम याद रखना कि भैया सर्वप्रथम किसने बांटा? तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। और दोबारा पूछे जलवायु के आधार पर किसने बांटा? तो ए.के. सेन ने बांटा। और कभी पूछ ले कि भैया तीसरा वर्गीकरण किसने बताया? तीसरा वर्गीकरण किसने बताया? तो याद रखना रामलोचन ने। किसने? भैया रामलोचन सिंह ने बताया। किसने बताया? रामलोचन सिंह ने। ये 3 बात क्या थी? वर्गीकरण की थी। अब आपको केवल और केवल इतना याद रखना है कि भैया भौतिक प्रदेश जब हम शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले वर्गीकरण से संबंधित 3 बातें पता हो। कौन कौन सी? एक तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा वाली, कि प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 7 भागों में बांटा राजस्थान का भूगोल नामक की किताब में। दोबारा पूछ लेना कि भैया जलवायु के आधार पर किसने बांटा, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ए.के. सेन ने बांटा। तीसरी बार पूछ लेना कि तीसरा वर्गीकरण किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए किसने? भैया रामलोचन सिंह ने। किसने बांटा? रामलोचन सिंह ने। ये बात समझ में आ गई हो तो 3 लिख के कमेंट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बातें नहीं, क्लास चालू हो गया ना। ये तीनों बातें अब बताओ, कुछ नहीं करवाया, ये केवल 3 बात करवाई है।
लेकिन ढंग से समझ में आ गई ये बात, ये बात, ये बात। अब सुनो मेरी बात साथियों, हम बात करते हैं कि भैया एक तो जलवायु जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है ना, जिसको हमें डिटेल से पढ़ना है, जलवायु व उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच बोले तो स्थलाकृति के आधार पर, कि कौन सी आकृति कैसे बनी हुई ना, उसके आधार पर। जलवायु व उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? 4 भागों में बांटा गया है, और हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। ये 4 भाग है, ये 4 भाग है, और इन चारों भागों को अध्ययन करना है, यही से प्रश्न आएगा। मेरी बात सुनना साथियों, सामाजिक विज्ञान की 9वीं कक्षा की क्लास में, कक्षा 9 की क्लास में इस वर्गीकरण को 5 प्रकार का बताया गया है, जो कि गलत है। साथियों, सामाजिक विज्ञान की किताब में गलत दे रखा है, सही ये याद रखना है, ये 4 भाग है, चारों भाग पढ़ना है। अब 4 भागों के नाम याद रखना। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आपने बताया था राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। भैया जी को आपने 2 भागों में बांटा था, एक तो भैया अरावली और एक भैया हाड़ोटी, और भैया टी को भी आपने 2 भागों में बांटा था, एक भैया मरुस्थल और एक भैया मैदान। साथियों, यहाँ पर कुछ डाटा याद करने होंगे, इसलिए याद रखना 1, 2, 3 और 4, इन चारों का क्रम याद करने से पहले आप जीटी लिखकर कमेंट करें। क्या? जी और टी लिखकर कमेंट करें, और जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसको जीटी का मतलब भी पता है, क्योंकि मैंने राजस्थान की उत्पत्ति ढंग से करवाई थी, वह आप लोगों को पता होगा। साथियों, टी का पहला, भैया टी का पहला था मरुस्थल, तो यहां पर लिखना मरुस्थल। क्या पहला पढ़ेंगे? मरुस्थल प्रदेश। भैया जी टी का पहला, फिर जी का पहला, भैया जी का पहला था अरावली, तो दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अरावली। भैया टी का दूसरा, भैया टी का दूसरा था मैदान, तो फिर पढ़ेंगे मैदानी प्रदेश। और साथियों, जी का दूसरा भैया हाड़ोटी, तो चौथा नंबर पर पढ़ेंगे हाड़ोटी। कैसे याद किया? भैया जी टी का पहला, जी का पहला, टी का दूसरा, जी का दूसरा, ये क्रम भी याद रखना। जी पता है ब्रो? बिल्कुल सोनम बहन, ये पता है तो काम हो गया। क्या कि बताओ, 4 भौतिक प्रदेश है, एक तो मरुस्थल, एक अरावली, एक मैदान और एक हाड़ोटी। किसके आधार पर? जलवायु और उच्चावच के आधार पर। और साथियों, इन्हीं को पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है? इन चारों को पढ़ना है। जब आप लोगों को मरुस्थल प्रदेश पूरा समझ में आ जाए, अरावली समझ में आ जाए, मैदानी प्रदेश समझ में आ जाए, हाड़ोटी समझ में आ जाए, तो समझ लेना कि वो जो भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश सिलेबस का पहला पॉइंट है, वो हमारा पूरा हो गया। कब? जब इन चारों को पढ़ लें। इतना समझ में आ गया, मैं आगे शुरू कर रहा हूं। उसमें से भी जलवायु के आधार पर पूछे तो ये मरुस्थल है, और उच्चावच के आधार पर पूछे तो ये तीनों भाग है। साथियों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। साथियों, लड़ाइयां भी होती है, उस कंफ्यूजन को बताता हूं। आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, एक प्रश्न आता है क्या भैया सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। साथियों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश आप बताते हो भैया अरावली। क्या? अरावली, क्योंकि भैया हमने जीटी पढ़ा था, और जी को 2 भागों में बांटा, टी को 2 भागों में, और हमने बांटा था अरावली, हाड़ोटी, भैया मरुस्थल और भैया मैदान, और इनका क्रम भी भैया आपने यही बताया था। तो फिर अरावली सबसे प्राचीन हो गया, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली। और भैया यहाँ पर एक बात आती थी कि सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश। क्या? सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश। साथियों, इस यहाँ पर आते ही संकट ही संकट है। अब ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न नहीं है आज तक, इसलिए ये डाउट क्लियर ही नहीं हो पाया कि साथियों बोर्ड आरपीएससी क्या मानती है। आप बताओ, यदि उत्पत्ति के अनुसार माने ना, तब तो साथियों हम क्या आंसर मानते हैं? मैदान मानते हैं। क्या? मैदान मानते हैं। अब इसका साथियों बाकी किताबों में, बाकी नोट्सों में अदर टीचर, साथियों आरएस की बेहतरीन कोचिंग चलती है, जिसके ऊपर नोट्स की बात करता हूं मैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। उनके नोट्स हो, अब वो आरएस आईएएस वाले बंदे पढ़ते हैं, उस नोट्स की बात हो, उन सर की बात हो, है ना, उसकी बात हो, तो वो क्या करते हैं साथियों, वो इसको मैदान को ही मानते हैं। जो साथियों आरएस आईएएस की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वो मैदान को ही मानते हैं। ये मैं कन्फर्म बता रहा हूं। लेकिन साथियों बाकी जो किताबें हैं वो मरुस्थल को मानती है। किसको मानती है? मरुस्थल को मानती है। अब परीक्षा में आता है, मैं क्या करके आऊंगा साथियों? मैं मैदान करके आऊंगा।
क्या करके आऊंगा, मैदान करके आऊंगा। मैं इतना बता रहा हूं, बाकी सारे टीचर, बाकी सारी गाइड्स क्या बताती है, मरुस्थल बताती है। इस बात को आप ढंग से याद रख लेना। मैं क्या करूंगा, मैं मैदान करूंगा, बाकी किताबें मरुस्थल बताती है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं जी, लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है, क्योंकि मैंने राजस्थान की उत्पत्ति ढंग से करवाया है। उत्पत्ति में एक एक का काल आता है। अरावली किस काल में, हाड़ौती किस काल में, मरुस्थल किस काल में, मैदान किस काल में। जब सबका अध्ययन करते हैं तो साथियों मैदान ही सही आंसर आता है। कैसे, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं जिलों का क्रम बता रहा था कि सबसे बड़े 4 जिले, आज तो साइट पे डाल दिया। आज तो सब वो टीचर जो साथियों बीकानेर को दूसरा सबसे बड़ा जिला मानते ही नहीं थे, आज वो मानने लगे जी। आज किताबों में, अपने नोट्स में वो साथियों करेक्शन करवाने लगे। क्यों, क्योंकि साइट पर डाल दिया। लेकिन वही बात मैं आपको शुरू से समझा रहा था, क्योंकि वही बात सही थी। ये वाली बात सही हो गई। अब साथियों एक सारणी बनाइए। हमें क्या पढ़ना है भैया, हमें पढ़ना है एक तो मरुस्थल, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट याद रहे, मोटी मोटी याद रहे, इसलिए टी लिखकर कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सीमा जी, मैदान को ही बताते हैं। मैंने पूरी बात रख दी आपको कि भैया मरुस्थल पढ़ना है, भैया एक अरावली पढ़ना है, एक भैया मैदान पढ़ना है, और एक भैया हाड़ौती पढ़ना है। साथियों चार चीजें पढ़नी है। मैं चाहूंगा आप एक टेबल बनाए जो आपके नोट्स में ऑलरेडी बनी हुई है, और इस टेबल का आप लोग अध्ययन करें। भैया इस टेबल का अध्ययन क्यों, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है कभी डायरेक्ट पूछ लेना तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या, आपको कुछ बातें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। उनमें से भैया क्षेत्रफल कभी डायरेक्ट पूछ ले तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि मरुस्थल का कितना, अरावली का कितना, मैदान का कितना, और हाड़ौती का कितना। एक बात तो भैया हमें क्या याद होना चाहिए, क्षेत्रफल याद होना चाहिए। एक तो क्षेत्रफल याद होना चाहिए, एक भैया जनसंख्या याद होनी चाहिए। क्या, एक जनसंख्या याद होनी चाहिए। एक साथियों जनसंख्या याद होनी चाहिए कि किसकी जनसंख्या कितनी है। डायरेक्ट पूछ ले, अरे खतन बनाकर पूछ ले, याद होना चाहिए। लाइव क्लास वाचर्स, अरे बिजी बट लाइक्स आर फ्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद में साथियों जिले याद होने चाहिए कि किस भौतिक प्रदेश में कितने जिले हैं, एक जिले याद होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आप लोगों को इनकी मिट्टी याद होनी चाहिए कि किस भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और साथियों एक बात और याद होनी चाहिए, क्या, इनकी जलवायु याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, जलवायु याद होनी चाहिए। देखो आंकड़े हैं, मैंने प्रत्येक आंकड़ा भिंब से याद करवाया है, तो मैं यहाँ पर भी भिंब बना रहा हूँ। जो पहले से पढ़े हुए उनको तो ढंग से याद है ना, फिर भी बिल्कुल वही करवा रहा हूँ। 130 नंबर वाली है ना, जो नए हैं वो सुनना, कैसे याद रखना है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। साथियों मैं अरावली की बात कर रहा हूँ। अरावली का मतलब समझना जी, अरावली का मतलब ये हो गया कि भैया जो पहाड़ होते हैं ना, कि भैया पहाड़ होते हैं, है जो पर्वत होते हैं, हम गांव में देखते हैं ना डूंगर टाइप में, पर्वत टाइप में, उन्हीं को वो अरावली तो होती है। और साथियों जब आप किसी पर्वत पर चलते हो या चढ़ते हो ना, तो ये कहा जाता है कि जो इंसान होता है ना, इंसान वो हमेशा अपने हाथ में क्या रखता है भैया, फोन रखता है, और हमेशा क्या करता है, चेट करता है। लेकिन कहा जाता है जब पर्वत पर जाओ, जब अरावली पर जाओ ना, तो साथियों क्योंकि अरावली पे खतरा होता है, इसलिए क्या मत करना तो भैया वहां पर चेट मत करना। तो हम कहते हैं कि अरावली पर जाओ तो चेट मत करना। पूछेगा अरावली का क्षेत्रफल 10% होता है, कथन सही है या गलत, याद होना चाहिए डायरेक्ट। ऐसे ही याद करना, अरावली पे बोलते हैं कि नो चेट, चेटिंग नहीं करनी चाहिए। कहां पर, अरावली पर जाओ, क्योंकि वहां पर खतरा होता है। तो ध्यान रखना अरावली का क्षेत्रफल, चेट से तो याद रखना क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, और नो से याद रखना कितना, नो। तो बताओ अरावली का क्षेत्रफल कितना होता है, 9 होता है। एक बार जो देख रहे हैं वो इतना कमेंट करे कि क्या 9 लिखकर कमेंट करे। जब कभी भूल जाओ याद रखना अरावली का क्षेत्रफल कितना % होता है, कि भैया 9% होता है। कैसे याद किया कि भैया जब हम अरावली पर जाएंगे तो चेटिंग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अरावली का साथियों 9 चेट 9% होता है। अरावली का क्षेत्रफल कितना % होता है, 9% होता है। और सुनो भैया मैदान 1 2 3, भैया 3 नंबर पर हम मैदान पढ़ रहे हैं, 3 आ गया। और इससे पहले कितने गए, 1 और 2, तो भैया 23% किसका होता है,
मैदान का होता है। पूछेगा मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है भैया 23% होता है। कैसे याद किया 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर है और इससे पहले 2 छूट गए तो 23% ऐसे याद, क्योंकि ये सारी सारणी में आपको बिना देखे याद करवाऊंगा, ऐसे याद कर लो और ऐसे याद नहीं होना साथियों। जब किसी को अपने बल का प्रदर्शन करना होता है हम बोलते हैं कि तेरे में कितनी ताकत है और इसमें कितनी ताकत है। आप मैदान में आ जाओ और 2-3 हाथ कर लो। 2-3 हाथ करने का मतलब वो यही कहना चाहता है कि जो मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना होता है 23%। और सुन लेना, पुनः करवा रहा हूं साथियों, मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। अरे भाई तेरे में कितनी ताकत है, तेरे को कितना आता है और मेरे को कितना आता है, क्यों ना मैदान में आकर 2-3 हाथ कर लिए जावे। 23% हो गया जी, कितना 23% हो गया। और साथियों ध्यान रखना हाड़ौती का भी 6 और साथियों मरुस्थल का भी 6। कितना, हाड़ौती का भी 6 और मरुस्थल का भी 6। लेकिन साथियों सबसे पहले 1 नंबर पर मरुस्थल आता है ना, 1 नंबर पर मरुस्थल आता है और इसके बाद में 1 2 3 आते हैं ना। तो साथियों 3 बार 1-1 आएगा और बीच में पॉइंट आएगा, मतलब 61.11। 6 1 2 3 और आप मरुस्थल के बाद में 1 2 3 आता है तो 3 बार 1 लिख दिया 61.11% और बच गया कितना भैया 6.89%। ये इसका क्षेत्रफल है। केवल हल्का सा बिंब बनाया, बाकी तो कोई तरीका ही नहीं है, याद करने का कोई तरीका ही नहीं है कि 61.11% मरुस्थल का होता है, अरावली का 9% होता है, मैदान का 23% होता है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मरुस्थल का याद कर लिया कि इधर भी 6 इधर भी 6, इधर 3 बार 1 लगाकर पॉइंट लगा दिया, बच गया जो इधर आ गया। ये तो साथियों क्षेत्रफल की बात हो गई। और सुनो जी, और सुनो, अब साथियों जनसंख्या की बात करता हूं। देखो आधी जनसंख्या तो इन दोनों में है और आधी जनसंख्या इन दोनों में है। याद रखना क्या कि भैया 40% जनसंख्या यहां पर है और 10% जनसंख्या यहां पर है और 40 में से 1 गया तो भैया 39, तो 39% यहां पर भी है और 39 में कितना जोड़े कि 50 आ जावे कि भैया 11, तो 11% यहां पर भी है। क्यों, क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूं कि भैया आधी तो इधर है और आधी इधर है, आधी तो इधर, तो 40 और 10 दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से ना, इसी से लिख देते हैं कि भैया 40% जनसंख्या इधर है और भैया 10% इधर है, क्योंकि आधी तो इधर और आधी तो इन दोनों में, आधी इन दोनों में, तो 40 है ना। अब बताओ 40 में से 1 गया तो 39, तो फिर भैया मैदान की कितनी है, मैदान की 39% है, क्योंकि इधर 50 हो गई, 39 ये हो गई, तो टोटल 100 में कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, इसके कितनी हो गई भैया 11% हो गई। बताना कि जनसंख्या याद नहीं हुई क्या, क्षेत्रफल याद नहीं हुआ। ले लो, हाँ दूसरा बदल लिया जी, दूसरा बदल लिया। पूछेगा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना होता है 40%, अरावली का 10%, मैदान का 39%, हाड़ौती का 11%। कोई तरीका है नहीं जी, नहीं करूंगा जी। डोंट यूज रेड पेन, बिल्कुल सीमा बहन रेड पेन हटा दिया है। अब वो जिले पूछेगा, क्या पूछेगा भैया जिले याद करो। आप तो हमें वो याद करवा रहे जो पहले से याद है। अरे मजे तो तब है, हमें एक साथ कैसे याद हो कि मैदान में कितने जिले, हमें एक साथ कैसे याद हो कि अरावली में कितने जिले, हमें एक साथ कैसे याद हो कि मरुस्थलीय जिले कितने, हमें एक साथ कैसे याद हो कि हाड़ौती में जिले कितने। साथियों ध्यान रखना, ये एक मित्र था, क्या ये एक मित्र है, ये अपने मित्र के कहाँ गया भैया, घर गया। घर के यहाँ पर दरवाजा था, गेट बंद था जी, गेट बंद था। ये जाकर आवाज लगाता है और अपने मित्र को बोलता है, हाँ साथियों अपने मित्र को बोलता है कि बाहर आओ, कि बाहर आना, बाहर आना तेरे से काम है। क्या, बाहर आना तेरे से एक काम है, एक काम है, मेरा साथ देगा क्या, क्या मेरा साथ देगा क्या। ऐसे याद रखना, ये जिसको बोलता है कि बाहर आना, 12 से याद रखना कि बाहर आना तेरे से एक काम है। किससे, दोस्त को बोल रहा है तेरे से एक काम है। कितना काम है, एक काम है। क्या काम है, मेरा साथ देगा क्या, क्या बोल रहा है मेरा साथ देगा क्या। यही जिले होते हैं जी। कि बताओ मरुस्थल में कितने जिले भैया 12 जिले। पूछेगा बताओ अरावली में कितने जिले भैया 13 जिले।
और साथियों एक का मतलब यहाँ पर 10 से है कि बाहर आना तेरे से एक काम है, मेरा साथ देगा क्या। यही जिले का क्रम है, यही जिलों का क्रम है। कैसे साथियों देखना, पूछेगा मरुस्थल में कितने जिले, 12 जिले होते हैं, याद रखना। पूछेगा एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ मरुस्थलीय जिले कितने होते हैं, 12। साथियों अरावली में कितने जिले, भैया 13। बाहर आना तेरे से एक काम है, एक का मतलब 10 से मतलब है कि मेरा साथ देगा क्या। लेकिन लेकिन है ना, तेरे से एक काम है, बाहर आना तेरे से एक काम है, मेरा साथ देगा क्या। काम की बात बताऊं आप लोगों को साथियों, यहाँ पर एक बात है, अरावली जब पढ़ेंगे ना, वैसे तो 13 जिले हैं, लेकिन कभी कभी पूछेगा अरावली के प्रमुख जिले बताओ। जब मेन जिले पूछेगा तो फिर यहाँ पर 7 आएगा। लेकिन जब मैं अरावली पढ़ाऊंगा तो इस बात को मैं ढंग से समझा पाऊंगा कि 7 कैसे 13 कैसे, जो क्योंकि इनको अलग अलग भी तो पढ़ना है। अभी तो हम थोड़ा मोटा मोटा देख रहे हैं जी, कभी डायरेक्ट पूछ ले तो बताओ अरावली में जिले 13, लेकिन प्रमुख जिले पूछ ले तो 7। वैसे ही हाड़ौती में जिले कितने, 7, लेकिन पूछ लेना मुख्य रूप से तो फिर 4 ही जिले आते हैं। लेकिन ये बात 4 वाली और 7 वाली ज्यादा कैसे याद होगी भैया, ज्यादा तरीके से कैसे समझ में आएगी, वो तब समझ में आएगी जब अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। अब साथियों मिट्टी की बात सुनो, अब आप बताओ मरुस्थल में क्या होगा रे? अरे मरुस्थल में रेत ही रेत होगी, मरुस्थल में रेत ही रेत होगी, तो बताओ मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी भैया, रेतीली मिट्टी। कौन सी, रेतीली बोलो। और साथियों धूप में जो रेत होगी, मिट्टी हो गई, वो गर्म ही होगी, और गांव में बोलते हैं गर्म को क्या कि ये मिट्टी तो बढ़ गई, तो बोलते हैं बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी, बलुई मिट्टी। बताओ मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है कि भैया मरुस्थल में गार मिट्टी मिट्टी होगी, अरे रेत ही रेत होगी। और जब वो रेत गर्म हो जाएगी ना, तो हम बोलते हैं कि ये रेत तो गर्म हो गई, ये रेत तो जल गई, ये तो क्या होगी, बढ़ गई। इसको बोलते हैं बलुई मिट्टी। रेतीली बोलो या बलुई बोलो। अब बताना अरावली में क्या होगा भैया, गर्मी है, बढ़ गई मिट्टी। बिल्कुल लाखन जी, गर्मी है, बढ़ गई मिट्टी, तो बलुई मिट्टी बोलो या रेतीली मिट्टी बोलो। अब आप बताओ अरावली में क्या होगा भैया, वन्य मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी होगी, क्या होगी भैया, पर्वतीय मिट्टी या वन्य मिट्टी। अब ऐसे कैसे आपके नोट्स में, आपको तो केवल बिंब बनाना है कि नमस्ते भैया लेट हो गई, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। बताओ मैदान में कौन सी होगी भैया, मैदान में होगी दोमट मिट्टी। भैया दोमट बोलो या जलोढ़ बोलो, दोमट बोलो या जलोढ़ बोलो। और साथियों लास्ट का बच गया हाड़ौती में, कि हाड़ौती में कौन सी मिट्टी होगी, तो ध्यान रखना हाड़ौती में साथियों काली मिट्टी बोलो या फिर साथियों रेगुर मिट्टी बोलो। कौन सी, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। अब जब हम मिट्टियां पढ़ेंगे तो मैं और ढंग से बता पाऊंगा। अभी 3 बिंदु भी याद है ना, हमारा काम हो गया। लेकिन थोड़ा क्योंकि लिंक हो रहा है, मरुस्थल में रेत और बढ़ गई, अरावली में पर्वतीय हो गया, मैदान वाला लिंक हो रहा है, इसलिए मैं यही करवा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। साथियों जलवायु में मरुस्थल की जो जलवायु होती है वो शुष्क व अर्ध शुष्क होती है। अरे या तो मरुस्थल में पानी तो होगा नहीं, या तो बिल्कुल सूखा या आधा सूखा, मतलब शुष्क या अर्ध शुष्क होती है। साथियों मैदानों में औसत बारिश होती है, इसलिए जो मैदान की जो जलवायु होती है ना, वो कैसे होती है भैया, मैदान की जलवायु आर्द्र होती है। और जो अरावली होती है उसको बोलते हैं अति आर्द्र, मतलब औसत से कम बारिश होगी तो उसको बोलेंगे अति आर्द्र। और साथियों जो हाड़ौती होती है उसको अपन बोलते हैं उपाद्र। इसकी जलवायु आर्द्र, ये नोट्स में है। ये सूख या आधा सूखा, सूखा या आधा सूखा, देसी भाषा में याद रखो। ये टेबल याद हो गई हो तो साथियों टी लिखकर कमेंट कर दो, क्या टी लिखकर कमेंट करो ये टेबल याद हो गई हो तो। अब हम अलग अलग को पढ़ेंगे। आज मैं मरुस्थल को शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मरुस्थल में शुरू करता हूँ, फिर मरुस्थल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर इसका वर्गीकरण करके कल से पढ़ाई चालू करेंगे। एक बार टी लिखकर कमेंट कर दो, ये सारणी याद हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया वो तो बता दो, हम उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया ना। अरे अरे वो जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो ना। मैं बता रहा था हमने भौतिक प्रदेश शुरू किया कि भैया भौतिक प्रदेशों को अपने वर्गीकरण की बात करें ना, अरे
क्या बोर्ड नहीं भाई, तो उपाध्याय तो लिखा है। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, डिटेल से अति आदर देखो। ये क्या जी, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। आरोती में अति आदर अरावली में, आप क्या लिख रहे हो, क्या बता रहे हो, बताओ। ये क्या जी, एक बार बताना क्या बोल रहे हो। ये क्या जी, एक बार कमेंट करना क्या बता रहे हो। उल्टा बता दिया। टेबल देखो एक बार, टेबल में, अच्छा ये जलवायु के लिए बोल रहे हो क्या। हटा दो तो हटा दो। अरे तो आपको पता है अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हटा दो इसको ना। अब सही है। जलवायु को मैं डिटेल से बताता हूँ आप लोगों को। एक बार पहले कमेंट करो टेबल इतनी समझ में आई कि नहीं है। मिट्टियों तक तो सही है। आरोती में उपादर लिख दिया, हाँ अति आदर होगा भाई। आदर पहले उपादर होगा, फिर आदर होगा, फिर अति आदर होगा ना। अरे अरे रे रे तो लिख लो रे, लिख लो भैया। जलवायु की बात चल रही थी कि भैया ये तो होगा शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्ध, इसको अलग से लिखता हूँ क्या, जगह नहीं है नीचे ना। दोबारा लिखना कि भैया जलवायु बताओ। तो जलवायु में सुनना जी, यहाँ पर होगी भैया शुष्क व अर्धशुष्क। मुझे खुशी है कि आपको ढंग से तो याद है साथियों, यही तो स्टडी है, याद तो है साथियों। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना कि ये जो मैदान जो होगा वो आर्द्र होगा। यस सर, आ गया समझ में, आ गया, कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ाओ गुरु जी। हाँ आ गया बरो, समझ जाओ रे। अरे कोई बात नहीं जी, आराम से। ये आर्द्र हो गया साथियों, ये होता है उपाद्र। ये हो गया, ये हो गया उपाद्र और ये हो गया अति आर्द्र। अब सही है। आज तो भाई क्लास नहीं हो रही थी, समझ जाओ रही है ना। अब मेरी बात सुनो, अब आप लिखो साथियों। अब हम पहली चीज स्टार्ट करते हैं, क्या भैया, मरुस्थलीय प्रदेश। क्या, मरुस्थलीय प्रदेश। साथियों आज थोड़ा सा जोश कम है, लेकिन आपको पता है, चलने दो ना, समझ समझ जाओ। कल से इसलिए मैं मेन क्लास शुरू करूंगा। अच्छी नहीं लगी क्या डीपी, क्या बातें कर रहे हो थोड़ा। अब बताओ, मरुस्थलीय प्रदेश को मैं शुरू कर रहा हूं, एम लिखकर कमेंट करो साथियों। एम जी, ठीक है, एम लिखकर कमेंट करो। मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ने से पहले साथियों इसके अन्य नाम पता होना चाहिए, कि जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हो इसके दो नाम याद होने चाहिए। दो नाम होने चाहिए क्या साथियों, इसको एक आदमी होता क्या, ईश्वर प्रसाद। क्या, ईश्वर प्रसाद। और एक आदमी साथियों ईश्वर प्रसाद ने इसको नाम दिया है। क्या नाम दिया है बताओ। मरुस्थलीय प्रदेश के नाम याद रखने पड़ेंगे कि ईश्वर प्रसाद ने साथियों इसको रुक्ष क्षेत्र बोला है। आपसे पूछेगा कि रुक्ष क्षेत्र किसका नाम है, भैया मरुस्थलीय प्रदेश का। किसने बोला, ईश्वर प्रसाद ने। और साथियों एक याद रखना, ये ह्वेनसांग, ह्वेनसांग है। कौन था भैया, चीनी यात्री था। कौन था भैया, चीनी यात्री है, चीन का चीनी यात्री था। इसकी एक किताब आती है, उस किताब का नाम है सी यू की साथियों चीनी किताब है। सी यू की किताब में ह्वेनसांग ने मरुस्थलीय प्रदेश को एक नाम दिया है। वो नाम साथियों इंपोर्टेंट भी है, याद रखना, गुजरातरा प्रदेश। क्या, गुजरातरा प्रदेश। ये दो नाम याद होने चाहिए कि मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ने से पहले दो नाम याद हो। कौन सा, एक तो रुक्ष क्षेत्र जो ईश्वर प्रसाद ने दिया है, और एक साथियों गुजरातरा प्रदेश जो किसने दिया है, ह्वेनसांग ने दिया है। किसने दिया है, ह्वेनसांग ने दिया है। क्या साथियों, ईश्वर प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र और साथियों ह्वेनसांग ने गुजरातरा प्रदेश नाम दिया है। दो नाम तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए हमेशा हमेशा ना। इतना याद हो गया। अब आके देखो साथियों, इसी को थार का मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, थार का मरुस्थल बोलते हैं। इसी को भैया थार का मरुस्थल बोलते हैं। और थार के मरुस्थल में एक लाइन लिख लो कि
विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। और साथियों, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल किसको बोलते हैं? थार का मरुस्थल, इसी को बोलते हैं। और याद रख लेना कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल यही है। और जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है ना, वो साथियों 22 मई को मनाया जाता है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। अब मैं थार के मरुस्थल की बात करता हूँ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बिल्कुल बात मत करो, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल। हाँ, क्या किया भैया? मरुस्थल पढ़ रहे हैं, दो बातें, रुख क्षेत्र ईश्वर सिंह ने बोल दिया, और गुजरात उत्तर प्रदेश साथियों ह्वेन सांग ने CU की नामक की किताब में बोल दिया। थार का मरुस्थल भी इसको कहते थे। और साथियों, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, कब मनाया जाता है? 22 मई को पूछा गया है। भाई अब क्लास रोज होगी ना? बिल्कुल क्लास रोज होगी। 22 मई को मनाया जाता है। लेकिन एक बार नोट लगा दीजिए जी। भैया नोट तो लगा दिया, हमें बताओ कि थार का मरुस्थल की कहानी क्या है? साथियों, थार का मरुस्थल की कहानी बताइए भैया, हमें थार के मरुस्थल की पूरी कहानी बताओ। साथियों, ये फैला गया है कि भारत में, मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान में, क्या यदि मैं भारत और पाकिस्तान की बात करूं, आप बता दो कि भारत में कितना % फैला हुआ है? अरे भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? भारत के 4 राज्यों में फैला गया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत में तो कितना % फैला गया है, और साथियों पाकिस्तान में कितना? बहुत बार करवा दिया। बताओ, युवा मरुस्थल विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी ने श्राप दिया था। अरे लाखन भाई, बिल्कुल राम जी ने श्राप दिया था। लेकिन अभी काम की बात यह है, आप बता दो, आप भारत में कितना % फैला गया है? बिल्कुल अज्जू भाई, धन्यवाद। भारत में साथियों ये 85% भारत में है, जबकि पाकिस्तान में कितना है? 15% है। भैया क्या यहां से प्रश्न पूछेगा? नहीं, यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछेगा, बताओ राजस्थान में, अरे राजस्थान में ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल, वो कितना % है? मैं चाहूंगा कमेंट लिखे। साथियों, कोई किताबों में 58 दे रखा है, लेकिन सही 62% है। टिक कर लेना। पूछे ना राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना % फैला गया है? 62%। और साथियों ये क्या होता है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक कहां फैला गया है? राजस्थान में। कितना? अजीब 62%। लेकिन दिक्कत आती है कि भैया इसरो के अकॉर्डिंग पूछे तो, अगर इसरो के अनुसार पूछे ना, तो भैया 6 और 7%, भैया 67% आएगा। ये तो बात याद रखना। हम मरुस्थल पढ़ रहे थे, मरुस्थल के 2 नाम पढ़े, रुख क्षेत्र गुजरात उत्तर प्रदेश, उसके बाद में थार का मरुस्थल पढ़ा, जिसमें बोला कि सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। उसके बाद में हमने बात किया क्या कि भैया थार का मरुस्थल भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% है, भारत के 4 राज्यों में, राजस्थान में 62%, जो कि सर्वाधिक फैला गया है। और इसरो के अकॉर्डिंग पूछे तो 67% फैला गया है। अब यहाँ पर 2 लिखकर कमेंट करे। बेहतरीन 2 प्रश्न पूछता है, दोनों प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यही पर याद करो, यही सीक्वेंस है। आप एक चीज नोट करना कि भैया भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हो, लेकिन एक सीक्वेंस ऐसा पढ़ा रहे हो कि हमारे दिमाग में सेट होता जा रहा है कि अच्छा ये चीज यहां पर याद होनी चाहिए एक सिस्टम से, ताकि हम याद करें ना अकॉर्डिंग इसरो 67%, तो हमें पता हो कौन सी बात कहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो सकती है। साथियों 2 प्रश्न याद करने के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल साथियों, 2 क्वेश्चन देखिए आप। प्रश्न है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण। ध्यान देना, कारण नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है सबसे प्रभावी कारण कि थार मरुस्थल, पानी पिला देने, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण। याद रखना, एज इट इज प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना। ये 2 बातें बता रहा हूं कि हम थार मरुस्थल पढ़ रहे हैं ना, कि भैया इसकी उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण पूछे ना, याद रखना क्या कि भैया शुष्कता, शुष्कता में क्या? वृद्धि। कि भैया जो इस शुष्कता में वृद्धि है, उसी के कारण क्या हुआ है?
थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। भैया ये तो हम खुद ही कर देते, भैया हम ये तो खुद ही कर देते ऑप्शन देख के, लेकिन नहीं कर पाते। क्या पूछा है? प्रभावी कारण पूछा है। ध्यान देना, प्रभावी कारण पूछा है, जबकि अन्य कारण और होते हैं। क्या अन्य कारण में क्या बोल सकते हो कि भैया जलवायु में विषमता, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो ढंग से कर पाएंगे कि भैया जलवायु में विषमता होती है, उसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। भैया ये भी कह सकते हैं कि पानी का अभाव है, जल का अभाव है, इसलिए भी इसकी उत्पत्ति हुई है। भैया हम ये भी कह सकते हैं क्या नदी बेसिनों का अभाव है, इसलिए भी उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब पूछे कि प्रभावी कारण बताओ तो शुष्कता में वृद्धि के कारण थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। हिमांशु जी ये बात तो जब मैं जीटी पढ़ा रहा था तभी बता दिया था, राजस्थान की उत्पत्ति कर रहे थे तभी करवा दिया था, इसलिए उन पॉइंटों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। ध्यान दे लेना और सुन लो। तीन कारण ये होते हैं कि भैया जलवायु में विषमता, जल का अभाव, नदी बेसिनों का अभाव, ये भी प्रमुख कारण है। लेकिन बात ये भी कारण है, जबकि प्रमुख कारण पूछे तो शुष्कता में वृद्धि। जिन्होंने लिखा है बिल्कुल प्रिंस वैष्णव जी, शुष्कता में वृद्धि ही उसकी उत्पत्ति का मेन कारण है, प्रमुख कारण है। जबकि तीन कारण अन्य कारण पूछे तो ये एक प्रश्न तो आप ये याद रखना। और भैया एक क्वेश्चन साथियों ये याद रखना, पूछेगा राजस्थान के मरुस्थलीकरण क्षेत्र में वर्षा की कमी का कारण। अरे राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण क्षेत्र जो पढ़ने जा रहे हो, मैं पहले ही बता दूं, जो मरुस्थलीकरण पढ़ने जा रहे हो जिसका क्षेत्रफल 61.11% होता है, जिसकी जनसंख्या ऐसी खराब है कि क्या जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास हो रही है ना। राजस्थान के मरुस्थलीकरण क्षेत्र में वर्षा की कमी का कारण पूछे ना, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखना। वर्षा की कमी का कारण पूछे तो ध्यान देना कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। क्या अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अब जब मैं अरावली पढ़ाऊं, इस वृष्टि छाया प्रदेश की चर्चा करूं, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र हमने सुना हुआ है, और इसकी वजह से क्या था? इसकी वजह से मरुस्थलीकरण क्षेत्र में वर्षा की कमी थी। वर्षा की कमी का कारण क्या है? अरावली का समतल, हाँ अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। ये दोनों प्रश्न याद रखना। आगे बढ़ रहा हूं जी। लाखन जी कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं, हमारी क्लास अच्छी है, वो बेहतर है। आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं शुरू करता हूं आगे। मैं पानी पी लेता हूं, आप कमेंट करो। ये चीज समझ में आ गई? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, बिल्कुल भैया। अब सुनो साथियों, थोड़ी सी क्लास हो रही है। पूछेगा, हम पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण पूछे तो साथियों निर्माण याद रखना किससे हुआ है? पीटी से निर्माण हुआ है। आपसे पूछेगा कि मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ, तो भैया पीटी काल में। पीटी लिखकर कमेंट करना कि भैया केवल इतना ही याद रखना, नहीं याद रखना वो बड़े बड़े शब्द, केवल पीटी दिमाग में हो कि जो हम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। टेबल फैन रख लो कि जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं उसका निर्माण कहां से हुआ? कि भैया पीटी काल से हुआ है। पी का मतलब होता है प्लोस्टोसिन, प्लोस्टोसिन काल। अब इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, केवल हल्का सा देख लिया कि भैया कोई प्लोस्टोसिन काल था जिसका पी से आता है, तो पी से होगा। और टी पोर साथियों क्या याद रखोगे? भैया टर्जियल काल, टर्जियल काल। और भैया प्लोस्टोसिन काल, केवल पीटी की बात थी, टर्जियरी काल है ना, टर्सियरी काल कि भैया टैरेसियरी काल। जब ऑप्शन में देखोगे आराम से कर दोगे कि बताओ किससे हुआ? भैया पीटी से हुआ है। प्लास्टोसिनो काल, हाँ प्लास्टोसिन काल और टर्सियरी काल, ढंग से देख लो यही है कि प्लास्टोसिन काल और साथियों टर्जियरी काल। बताओ किससे हुआ? पीटी से हुआ। एक बात क्या होगी? एक चीज निर्माण पढ़ लिया। देखो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, 3 वर्गीकरण पढ़ा, 3 वर्गीकरण पढ़ने के बाद में हमने टेबल याद की, टेबल याद करने के बाद में हमने मरुस्थल हेडिंग डाला, मरुस्थल में हमने क्या याद किया? मरुस्थल के उपनाम याद किए, थार का मरुस्थल पढ़ा, फिर 2 प्रश्न पढ़े, फिर उसका निर्माण पढ़ा। निर्माण हो गया। अब निर्माण के बाद में साथियों हम पढ़ेंगे इसका विस्तार। साथियों विस्तार की बात करूं, विस्तार में 3 चीज आती है। क्या भैया? एक तो आती है लंबाई,
कि आप बता दो इसकी लंबाई कितनी है। एक आती है चौड़ाई कि भैया इसकी चौड़ाई बता दो, एक आती है भैया इसकी ऊंचाई कि आप ऊंचाई बता दो। साथियों लंबाई आप लोगों को मरुस्थल में पीटी करो, हाँ मरुस्थल में जाओ पीटी करनी। लंबाई 640 किलोमीटर होती है साथियों, चौड़ाई 300 किलोमीटर होती है। और साथियों जो ऊंचाई होती है ना, सबसे पहले तो याद रखना ये कहानी किलोमीटर में चल रही है, जबकि ऊंचाई मीटर में होती है। और कितनी होती है भैया, 200 से लेकर 300 मीटर के बीच में होती है किसकी ऊंचाई। साथियों इसका विस्तार की बात है। साथियों तीनों चीज लिख कर कमेंट करना। 640 किलोमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर होती है, ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर होती है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना जी साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक काम की बात। क्या भैया यदि ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, यदि ये रेखा अरावली है, कौन सी लाइन, कि भैया ये रेखा अरावली है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये मरुस्थलीय भाग ये है। मैं ढंग से नक्शा दिखाऊंगा समय आने पर कि भैया ये मरुस्थलीय भाग पढ़ रहे हैं और आप बता रहे हो कि मरुस्थलीय भाग में कितना जिला है, 12 जिले हैं। कि मरुस्थलीय भाग में कितने जिले हैं भैया, 12 जिले हैं। लेकिन काम की बात सुनो भैया, ये यदि ये अरावली है तो ये अरावली का पश्चिमी तो हो गया। इसको मैं ये बोलूं कि भैया अरावली का पश्चिम, अरावली का पश्चिम या अरावली के पश्चिम, क्या अरावली के पश्चिम में जिले। देखो एक ही बात है, कैसे भैया, अरावली के पश्चिम में तो मरुस्थल है और मैं पूछ रहा हूं मरुस्थल में कितने जिले, 12 जिले, जबकि पूछ रहा हूं अरावली के पश्चिम में कितने जिले। दिमाग मत लगाना कि भैया मरुस्थल भी अरावली के पश्चिम में है, जब मरुस्थल में 12 जिले तो फिर अरावली के पश्चिम में भी 12 जिले नहीं। साथियों अरावली के पश्चिम में जिले पूछे तो 13 जिले आएंगे, जबकि मरुस्थलीय जिले पूछे तो 12 आएंगे। फिर भैया इधर 12 बोल रहे हो उधर 13 बोल रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रहा, वो एक जिला है ना, वो काम का है और उस एक जिले को लिख लेना। तो एक जिले का नाम क्या है, सिरोही है। कौन सा है, उस एक जिले को कहां पर बैठाओगे, अपने सिर में बैठा लेना कि सिरोही जिला काम का नहीं है। अरे वो में बावड़ा बनाता है। सिरोही जिला अरावली के पश्चिम में तो है लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। बताओ अपने सिर में एक जिले को बैठा लेना, सिरोही भी तो आती है। अरे थोड़ी सी आती है, गिना नहीं जाता रीना जहांगीर जी, इतना ही याद रखना। मरुस्थल में 12 और सिरोही जिला अरावली के पश्चिम में तो है लेकिन सिरोही जिले को मरुस्थलीय जिला नहीं माना जाता। बिल्कुल रीना जी, सिरोही को छोड़कर। ये दो बातें और एक्स्ट्रा याद रख लेना। अब साथियों एक बात और, क्या कि भैया देखो हम पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं भैया, मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमने मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक बातें याद की है। अब साथियों इसका आधार बता रहा हूं, किस आधार पर, कि भैया वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर, वर्षा रेखा के आधार पर। वर्षा रेखा के आधार पर साथियों इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो साथियों शुष्क मरुस्थल प्रदेश, एक तो शुष्क में, और साथियों एक बांटा गया है अर्ध शुष्क में। अर्ध शुष्क में कितनी वर्षा रेखा के आधार पर, 25 लिखना कि भैया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मेरी बात को सुनना, एक बार खतन में पूछा गया था कि कितने भागों में बांटती है, भैया 2 भागों में बांटती है। अजी एक चीज बताओ जी कि भैया 2 भागों में बांटती है, ये बात ज्यादा सही है कि 2 बराबर भागों में बांटती है, ये बात ज्यादा सही है। ध्यान रखना 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, बराबर नहीं बांटती, केवल 2 भागों में बांटती है। मेरी बात को सुन लेना, कंफ्यूज मत हो जाना साथियों। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया था, क्या कि शिक्षा के आधार पर वो मापनी बताओ जो सबसे कम उपयोगी है। मेरे दिमाग में जो शिक्षा तो निकल गया और मेरे को लगा सबसे कम मापनी, नामित मापनी। मैं खुद भी गलत करके आ गया, मैंने भी नामित ही किया। जबकि आप बताओ मैंने 18वां प्रश्न करवा रखा है कि यदि शिक्षा में पूछे तो अनुपात आएगा। मैंने करवा रखा है, मैंने डिटेल से समझा रखा है। अरे खुद ने करवाया, खुद के नोट से बनाया। बीएड में, जब बीएड में एमसीक्यू आते थे ना शुरू में 4 प्रश्न, वहां से वो प्रश्न मैं लेके आया, आप लोगों के सामने रखा। किसी कोचिंग वाले ने यदि करवा देना
अभी भी बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आप लोगों के पैसे लगाने के लिए बोल रहे हैं कि रीट लगाओ, उसमें तो नामित आएगा। अरे नामित तो केवल नॉर्मल पूछता ना तो ही नामित आता, शिक्षा में पूछ रहा है ना तो अनुपात आएगा। हालांकि मेरे गलत था, हाँ मैंने करवाया, मैंने वो प्रश्न करवाया था मोनू जी नामित, मैं खुद भी नामित करके आया हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरे खुद के गलत है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया जबकि क्लास में मैंने करवाया है। हाँ क्योंकि स्टूडेंट जब उस हॉल में हो जाता है, लेकिन साथियों वो मैंने करवाया क्वेश्चन। सुनीता चौधरी जी मेरे 129% बैठे हैं, 2 क्वेश्चन और गलत हो गए है ना, 129 बैठे हैं ना। मरुस्थल हो गया 12, अरावली हो गया, सिरोही जिला। ये वाली कहानी आप लोगों की समझ में आ गई। लेकिन भैया आप तो कुछ और ही बता रहे थे, मैं ये बता रहा था कि मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, एक शुष्क में एक अर्ध शुष्क में। जिन भाई लोगों ने कमेंट किया है ना, क्या कोई बात नहीं है ना, मैं भी नॉमिनल से, कोई बात नहीं है रोहित जाटरी जी, हो जाता है। लेकिन हमने पढ़ा, पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों के लिए खुशी की बात है वो चीज हमने पढ़ी। साथियों शुष्क प्रदेश को हम बोलते हैं राठी प्रदेश। क्या भैया राठी प्रदेश, ओहो राठी हमारा नाम सुना गया है। और अर्ध शुष्क को बोलते हैं भैया बांगड़ प्रदेश। क्या बांगड़ प्रदेश। अब सुनना जी, अब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि राठी प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे, अब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या भाई मेरे तो KKR जी नजर लग गई थी, कोई बात नहीं है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि बांगड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे। देखो राठी प्रदेश में 3 जिले, भैया आपने ढंग से याद करवाया था कि लाठी चार्ज हो गई और भाभी जेल में चली गई, तो भाभी से याद किया था कौन कौन से, बा से बाड़मेर, भैया बी से बीकानेर, और जेल में चली गई ना तो जैसलमेर। बताओ क्या याद नहीं किया। अब आपसे पूछे ना कि राठी प्रदेश के जिले बताओ, तीनों जिले याद हो गए। मैंने राठी और राठ बताया था, राठ में अहिरवाट बताया था। और साथियों बांगड़ का बताना, भैया बांगड़ का ना से याद किया था नागौर, फिर हमने याद किया था नाग को पासी क्या जूस मतलब झुंझुनू, और पापुर पाली, और साथियों पासीपुर सीकर, मतलब नागौर पाली सीकर और झुंझुनू 4 जिले बांगड़ में पड़े थे और राठी में 3 जिले पड़े थे। अभी के लिए इतना सा काम की बात यह है कि जो मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 2 भागों में किस आधार पर, वर्षा रेखा के आधार पर। किस वर्षा रेखा के आधार पर भैया, 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के आधार पर। इससे आगे कल पढ़ेंगे, सुनना, इससे आगे कल पढ़ेंगे, कल यही से उठाऊंगा। लेकिन साथियों मैं चाहूंगा कुछ बातें और आप लोग याद करें नोट में, एक बार नोट लिखे, मैं कुछ बातें फटाफट याद करवाता हूँ। वो डाटा बेस पर्सन है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। लाखन भाई मैं तो रोज मेरे भाई 4 बात सुनूंगा, एक बार नोट फटाफट। साथियों 5 मिनट की क्लास हो रही है, नोट लिखकर कमेंट करें। हमारी क्लास पूरी हो चुकी है, हम यादगार बातें करते हैं, जो बातें हमारे काम की है डायरेक्ट पर्सन पूछेगा। एक बार नोट लिखकर कमेंट करें। साथियों मरु त्रिकोण, भैया मरूर मेरू बताया था, मरु तो आपने जोधपुर संभाग को बताया था, तो क्यों ना कि मरु त्रिकोण पूछ ले, तो हमें बता तो दो कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं। ध्यान रखना, क्या भैया यहाँ पर कौन सा आता था, जैसलमेर। साथियों मरु त्रिकोण में एक तो आता है जैसलमेर, एक आता है जोधपुर, एक क्या आता है जोधपुर, और साथियों एक आता है बीकानेर। पूछेगा निम्न में से मरु त्रिकोण में शामिल कौन सा जिला नहीं है, पूछेगा निम्न में से मरु त्रिकोण में शामिल कौन सा जिला नहीं है, तो साथियों आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा जिला शामिल है और कौन सा नहीं है। और मजे की बात कहूं साथियों, जैसलमेर को लिख लेना। क्या जैसलमेर के नीचे लिख लो कि भैया रेगिस्तान का गुलाब पूछता है कि बताओ कौन से, कि रेगिस्तान का गुलाब किसको बोलेंगे, क्योंकि अपन मरुस्थल पढ़ रहे हैं कि रेगिस्तान का गुलाब किसको बोलेंगे। ध्यान रखना, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को बोलते हैं, जबकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और जोधपुर में 2 बात याद रखना, क्या भैया, एक तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का, साथियों ये एडजेक्टिव प्रश्न बनकर आ सकता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, और जोधपुर का एक नाम और है वो भैया सन सिटी। बताओ जी सन सिटी किसको बोलेंगे, जोधपुर को। बाड़मेर को भी शामिल करा है क्या,
भैया नहीं नहीं, मरु त्रिकोण में 3 जिले याद रखना, त्रिकोण का मतलब 3 ही तो हो गए। बाड़मेर को भी शामिल करते हैं क्या भैया? नहीं करते। लक्षण भाई आप भी, अरे त्रिकोण का मतलब 3 हो गए, 3 ये हो गए ना, एक जैसलमेर हो गया, एक भैया जोधपुर हो गया, और एक भैया बीकानेर हो गया, यही मरु त्रिकोण आता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को, सन सिटी जोधपुर को, जबकि रेगिस्तान का गुलाब किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। हमारो जोधपुर बिल्कुल ठाकुर जोधपुर जी, बिल्कुल ठाकुर जोधपुर। 1 2 3 4 प्रश्न है, ये जो पीडीएफ दिख रही है इस समय 4 प्रश्न बता रहा है। ब्लू सिटी भी, हाँ है ना। और सुनो जी, मरुस्थल की सारी बातें यही कर लेते हैं। आपको पूछेगा थार का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? भैया खेजड़ी को बोलते हैं। हमारे पास खेजड़ी हमारे सिलेबस में है, हम ढंग से पढ़ेंगे जी। खेजड़ी की सारी अमृता देवी बिश्नोई हर एक कहानी पढ़ेंगे, जब समय आएगा तब। सन सिटी रीट लेवल 1 में है, बिल्कुल आशीष कुमार मीणा जी। देखो अब मैं जोधपुर, बताओ मैं जोधपुर को कितनी बार पढ़ा चुका हूं, कितनी बार पढ़ा चुका हूं? बिल्कुल रीना जहांगीर जी, लेकिन अभी तो उसको याद करो, मैं करवा दूंगा इसको ना। वर्तमान में बाड़मेर भी शामिल है मरु त्रिकोण में, तन्नोट है ना। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी हो गया, जबकि थार की वैष्णो देवी कौन होगी? तन्नोट माता। कौन सी? तन्नोट माता। अब जब हम माता जी पढ़ेंगे ना, तब इसके बाद में तन्नोट देवी लिख लो। तन्नोट देवी, तन्नोट देवी क्या हो गई? तन्नोट देवी। मनोहर भाई की जैसे पोस्ट दिया यार, क्या कर रहे हो? थार की वैष्णो देवी तन्नोट देवी, और थार का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं। और सुनो, अब पूछेगा रेगिस्तान का सागवान बताओ। हाँ मेट्रो, कोई बात नहीं, मैं उसको कल करवा दूंगा। मरु त्रिकोण वाली बात है ना, मरु त्रिकोण वाली बात मेरे को 3 जिलों वाला कंफर्म था, मैं कल बता दूंगा एक बार, है ना। जैसलमेर तन्नोट। अरे लक्ष्यदा सुमन जी कोई बात नहीं, अपडेट कर लेंगे, 4 होंगे तो 4 की बात कल आते ही इससे शुरू कर दूंगा, मरु त्रिकोण से, ठीक है। बताओ रेगिस्तान का सागवान। अरे ध्यान रखना, ये हमारा चूल्हा है साथियों, जो साग बनता है, साग बोलो तो सब्जी, साग कैसे बनेगा? रेगिस्तान में साग बनता है, साग को जब हम चम्मच से हिलाते हैं ना, उसको त्रिकोण से चतुर्भुज बना दिया क्या? अरे क्या जी, छोड़ो मैं देख के बता दूंगा ढंग से, और है ना। हाँ, रेगिस्तान का सागवान पूछे तो ध्यान रखना, साग को बनाने के लिए चम्मच से हिलाते नहीं है, उसको रोड़ते हैं। क्या करते हैं? रोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, रोहिड़ा पूछे सागवान बताओ, रेगिस्तान का सागवान क्या होता है? भैया रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा होता है। क्या होता है? रोहिड़ा। अब बता दो रेगिस्तान का जल महल, एक लास्ट पॉइंट रहा है कि रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। साथियों गांव में 2 शब्द सुने होंगे, जो हमारे गांव में 2 शब्द चलते हैं देसी भाषा में। एक तो क्या भैया, एक तो चलता है कुआ, कुआ बोलो या कोटे बोलो। कोई ज्यादा परेशान करता है तो गांव के आज भी बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कुआ मजार पड़ जा, हमारे गांव में सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं। जब आप किसी को इरिटेट करते हो, किसी को परेशान करते हो, तो डायरेक्ट बोलता है कि कुआ मजार पड़ जा, या तो ये बोलते हैं। और आप किसी की बात करोगे ना कि वहां पर खाने में तो क्या है, वहां पर ऐसा क्या है, वहां क्यों चले, वहां क्या मिलेगा, तो हमारे गांव में बोलते हैं कि तू तो क्या खा ले, बाठा खा ले। बाठा बोलते हैं पत्थर को, क्या बोलते हैं? पत्थर को। 2 शब्द चलते हैं, एक बाटा और एक कुआ, दोनों ही साथियों मजेदार शब्द है। अब मेरी बात सुनना, रेगिस्तान का जल महल की बात आवे तो साथियों सीधा सीधा ध्यान रखना, क्या? अरे रेगिस्तान में, और वो भी जल, और वो भी जल का महल। अरे जल मिल जाए वही बड़ी बात है, आप तो महल की भी बात कर रहे हो। तो फिर अपन बोलते हैं कि कहां पर है, कि भैया बाटाड़ू, कि भैया बाटाड़ू कुआ। राजस्थान का जलमहल किसको बोलते हैं? बाटाड़ू कुआ को बोलते हैं, जो कहाँ है साथियों? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। ये साथियों आज की क्लास पूरी होती है सफलतापूर्वक। साथियों हमने केवल और केवल भौतिक प्रदेश शुरू कर दिया, भौतिक प्रदेश का बेसिक चीजें पढ़ी, उसके बाद में मरुस्थल हमने हेडिंग डाला, मरुस्थल की बेसिक चीजें पढ़ी, और मरुस्थल को बेसिक चीजें पढ़ने के बाद में
दो भागों में बांट दिया, एक शुष्क में और एक अर्ध शुष्क में। हम कल हमारी जो क्लास होगी साथियों यहीं से क्लास शुरू करेंगे, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। कल हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, पूरा मरुस्थल हो जाएगा। 2 दिन में अरावली पढ़ लेंगे, 1 दिन में मैदान और हाड़ौती पढ़ लेंगे। आप जुड़े रहिए। मैं अभी पूरा भौतिक प्रदेश और जो सामान्य परिचय था उसकी सारी पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूंगा सोने से पहले आधे घंटे में। सभी साथियों का धन्यवाद। साथियों अपनी पढ़ाई करो, कुछ कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, मातापुरी नहीं, किताब है, मनन करो, पढ़ाई करते रहो। समय समय पर मैं रिवीजन करवाता रहूंगा, रिवीजन करते रहो। आप केवल और केवल जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपको कितना याद है ये मायने रखता है, मैंने कितना करवा दिया ये मायने नहीं रखता। आज जो आपका त्रिकोण वाली बात है कि उसमें बाड़मेर शामिल है या नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा।